गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री बुक को कवर कर रहे हैं। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं पार्ट 3 को, जो कि लेखन कला प्रणाली के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। तो आज इसकी तीसरी वीडियो है ये। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स आज इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है। हाँ, एक बार पिछली क्लास का रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या इसमें किया है, उसके बाद मेन वीडियो पे आते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि यूनिफॉर्म क्या होता है, किलाकार शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई और उसको पट्टिका के रूप में आप कैसे प्रयोग करते थे। जब शहरीकरण की शुरुआत हुई तो उसके साथ में लेखन कला की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और क्या ज़रूरत पड़ी कि लेखन कला की शुरुआत की जानी चाहिए। तो हमने इसमें डिटेल में बात की है। आप एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको पिछला कंसेप्ट ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हमने ये भी बात की है कि सबसे पहले जब शहरीकरण हो रहा था तो भाषा का स्वरूप बदलना चाहिए था या नहीं बदलना चाहिए था, बदला तो क्यों बदला, किस वजह से बदला। तो इस तरह के प्रश्न आपके अब दिमाग में आने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें हमने डिटेल में बताया है। आप प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो को देखें जब इस वीडियो पे आप आए। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पर, जो कि बेहतरीन होने वाली है एक एकेडमिक स्टूडेंट के भी लिए, और जो अपना एक जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट को लेकर, उनके लिए तो बेहतरीन होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो करते हैं स्टार्ट, जिससे कि इसका फ़ायदा ज़रूरतमंदों को सभी को मिल सके। सबसे पहले इसमें देखते हैं साक्षरता कि पढ़े लिखे लोग क्या करते थे, पढ़े लिखों का महत्व क्या था उस दौरान। ठीक है, हम इसमें बात ये करते हैं कि आज का दौर देखकर और उस समय का दौर देखकर इंटरकनेक्ट करके हम बात करना चाहिए, और करते भी हैं, जिससे कि तालमेल बैठा सके पहले समय में और अब के समय में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले साक्षरता। साक्षरता के बारे में हम देखते हैं। साक्षरता उस समय पे बहुत कम थी, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। न केवल प्रत्येक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में, बल्कि बहुत अधिक पेचीदा थे। पढ़े लिखे नहीं थे तो एक शब्दकोश के आधार पर उनको निर्णय लगाना बहुत मुश्किल होता था, तो एक चिन्हों के आधार पर ही निर्णय लेते थे। ठीक है, अगर राज्य स्वयं पढ़ सकता था, वह यह चाहता कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों और तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अगर राज्य में एक शिक्षित राज्य होता तो उसको एक अभिलेख के द्वारा जरूर उसकी ज़रूरतमंदों के लिए एक उल्लेख जरूर किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ के लोग जो है वो शहरीकरण के में देखे तो बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसमें हमने ये बात की है। ठीक है, ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखें आगे, जो आपको जानना चाहिए उसी को हम डिटेल में बात करते हैं। अब आते हैं लेखन कला का प्रयोग कैसे हुआ, लेखन प्रणाली आपकी विकसित कैसे हुई। शहरी जीवन और व्यापार लेखन कला के बीच में संबंध को एक प्राचीन शासक, नाम याद रखना है आपको, एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले शहरीकरण, व्यापार और लेखन के बीच में एक संबंध को दिखाने वाले उरुक, जो कि एक इराक का शहर था, मेसोपोटामिया के पास में पड़ता है उरुक शहर, वहाँ का एक प्राचीन शासक हुआ है एन मरकर। उसके बारे में सबसे पहले एक लिखे गए महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरा कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। उसके एक महाकाव्य में लिखा गया है कि उरुक शहर बहुत सुंदर था, जिससे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। आज भी आप देखते हैं कुछ सिटी कस्बे ऐसे होते हैं जिनको आप शहर कहते हैं। आज भी आपको देख सकते हैं कि कुछ शहरों का नाम, हालांकि शहर नहीं है, कम है, लेकिन उनको आज भी शहर के नाम से पुकारा जाता है। तो इंटरकनेक्टेड का कहीं कहीं आजकल भी उसको देख सकते हैं आप। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एरमरकर के साथ जोड़ा जाकर आप देख सकते हैं। सुमेर के व्यापार, सुमेर का जो व्यापार चला उसकी घटना आज के दौर का आप देख सकते हैं जोड़कर। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों का व्यापार क्या था, किस वजह से चलता था,
यह कोई नहीं जानता। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न धातु मंगाना चाहता था। जो अपने शहर के मंदिर थे उनको सजाने के लिए वो लाजवर्द मणिकाएँ होती हैं और बहुमूल्य रत्न धातु मंगाता था। इस काम के लिए उसने एक अपना दूत अरट्टा, नाम आपको याद रखना है, अरट्टा के नाम से दूसरे देश के शासक के पास भेजा, जहाँ पर वे उपलब्ध होती थी। तो अपने एक दूत को, अरट्टा को वहाँ पर भेजा उन्होंने। तो दूत के राजा के आदेश का पालन किया और वह रात में चांद तारों की रोशनी में उसने सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए गए मार्ग के आधार पर आगे बढ़ता गया और वह रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने में ऊपर चढ़ता गया, उतरता रहा। ऐसा उसने आगे करा। ठीक है, फिर आगे वो पहुँचा सूसा नगर। एक छोटे चूहों की तरह उसने वहाँ पर पहुँचा। एक पर्वतमाला उसको मिली, 7 पर्वतमाला उसने पार करी। तो आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले जब लेखन कला के जो प्रमाण मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो उरुक शहर जो कि इराक शुमेरिया के आसपास में लगता है, वहाँ के एक शासक हुए हैं एनमरकर। इसी के सबसे पहले एक साक्ष्य मिले हैं। महाकाव्य में उन्होंने लिखा है कि वो वहाँ पर उरुक शहर एक प्रति सुंदर था। उसकी सजावट को लेकर उसने लाजवर्द और मणिकाएँ, बहुमूल्य रत्न दूसरे प्रदेशों से मंगाया। अपने एक राजदूत को भेजा जिसका नाम अरट्टा था। आपको ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, वे आगे बढ़ता रहा, चांद की रोशनी को देख कर फिर दिन निकला, फिर सूरज के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। ऐसे ऐसे उसने तलहटी भी पार की, पर्वतों को पार किया। ऐसे तरह के उसने 7 पर्वतमालाएं भी पार की। ठीक है, अब आ जाए आगे। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया। दूत जो है वो अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया। उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथी लौटना पड़ा। जिसलिए उसको भेजा गया था उसमें भी सफल नहीं हो पाया। आखिरकार वह खाली हाथी लौट आया। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने में के लिए उसको उरुक के राजा की ओर तरह तरह की धमकियाँ और आश्वासन देता रहा। ठीक है, चांदी प्राप्त करने के लिए भी वह उरुक के राजा की ओर से, जो एनमर करता उसकी तरफ से, वह उसको तरह तरह की धमकियाँ भी देने लगा। उसने आखिरकार यह पाया कि संदेशों का घालमेल कर दिया। राजा एनमरकर ने अपने हाथों चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और शब्द लिखे। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं आया था, फिर भी उसने लिखे। उन दिनों मिट्टी पर जो शब्द लिखते थे उनका रिवाज तो ख़त्म हो चुका था, फिर भी उसने ये काम किया। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप। कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें बहुत छोटी उसने लगने लगी। ठीक है, उसका कहने का तात्पर्य है जब एक बार दूत ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गया तो नीचे जो तलहटी में जो चीज़ें थी उसको वो छोटी लगने लगी। ठीक है, ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब देखते हैं आगे। जब लिखी हुई पट्टिका ने दूत के शासक के हाथों में दी तो उसकी जांच की। उचित शब्द कील यानी किलाकार शब्द, किलाकार की हमने बात की है, एक आकार में ढाला हुआ, उसको देखते ही एक त्योरे चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। ठीक है, इस घटना के शाब्दिक अर्थ को सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सबसे पहले राजा ने ही लेखन कला की शुरुआत की थी। यह आपको पता होना चाहिए कि सुमेरिया या मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले जो लेखन कला की शुरुआत की वो वहाँ के राजा ने ही की थी। ठीक है, ये तो बात सत्य है। इस काव्य में यह भी बताता है कि लेखन कला की सूचना इकट्ठी करने, दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति को भी और सजावट और उत्कृष्ट बनाने में भी उसका योगदान काफ़ी रहा है। अब देख सकते हैं इसमें आगे। अब देखते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा के बारे में क्या तालमेल इसमें बात की गई है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास जब होने लगा तो इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, कुछ कई तरह के शहर कह सकते हैं आप। एक तो ऐसे शहर जो मंदिरों के आसपास विकसित हो गए, दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, और जो शाही शहर थे। देखो 3 तरह की इसमें बात की गई है शहरों की। एक तो वे शहर जो एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था तो उसके आसपास जो बस गए,
तो एक तो वे शहर, दूसरे एक व्यापार की दृष्टि से विकसित हुए शहर, वे शहर, एक एक शाही शहर जो सम्राट के जहाँ सम्राट रहता था उसके आसपास विकसित हुए शहर। तो 3 तरह के शहरों की इसमें बात की है। इनमें पहले 2 श्रेणियों के शहर में यहाँ पे चर्चा की गई है, तीसरे के बारे में इतनी बात नहीं की गई है। आकार में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने मूल स्थान का पता नहीं लगाया, ना ही उसको बताया गया है इसमें। अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों मंदिरों को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना। सबसे पहले ज्ञात मंदिर छोटे एक देवालय था। सबसे पहले अगर आप एक मंदिर की बात करें तो एक छोटा सा एक देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना था। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं सबसे पहले जब मंदिरों का एक छोटा मंदिर बना तो पक्की ईंटों से बना, तो ऐसा नहीं है, वो कच्ची ईंटों से बना था। ठीक है। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जो कि चंद्र देवता, इन्नाना जो प्रेम या युद्ध की देवी थी। इन्नाना, आपको नाम याद रखना है इसका भी, इन्नाना जो कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्नाना जो कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। और आपको एक नाम याद रखना है कि जो जिन देवताओं की पूजा करते थे वे चंद्र देवता। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। ये मंदिरों से ईंटें बनाए जाते थे। ये मंदिर जो है फिर ईंटों से बनाए जाते थे। समय समय पर बड़े होते जाते थे तो इन्हें खुले आंगनों के और चारों ओर कमरे बने होते। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इनका आकार और बढ़ता गया। आप शुरुआत के दौर में देखें तो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता था। शुरुआत में अगर आप देखें जैसा आज का दौर चल रहा है, तो शुरुआत में मंदिर की शुरुआत इस तरीके से नहीं हुई, क्योंकि वे घर की तरह से ही मनाए जाते थे, क्योंकि वो भी तो एक देवी देवता का घर ही होता है। ये बात इसमें कही गई है। अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। इसमें देखिए, क्योंकि मंदिर भी किसी देवी देवता घर ही होता है, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिर की विशेषता थी। विशेषता क्या बात की गई है कि जो मंदिरों की भीतरी और बाहरी दीवारें थी कुछ अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। ठीक है, साधारणतः घरों की ऐसी नहीं थी। ये तो इसमें एक डिफरेंस दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि घरों की दीवारें और मंदिरों की दीवारों में विशेषताएं, घरों में और मंदिरों में विशेषताएं क्या रही है, क्या फ़र्क दिखा है। तो मंदिरों की जो बाहरी और आंतरिक दीवारें थी वे तो झुकी हुई रहती थी। ठीक है, भीतरी और बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती होती थी, लेकिन घरों की ऐसी नहीं थी। तो ये एक विशेषता है, इसकी आपको पता होना चाहिए। इस विशेषता को देख लेते हैं आगे, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, देवता मूर्ति पूजा का एक केंद्र बिंदु होता था। हम देवता की बात कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा का एक केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, एक सेकंड। जो आपका मंदिर होता था तो इसमें यही बात इसमें की गई है, जो वहाँ पे केंद्र बिंदु होता था तो इसमें ये बात की गई है। एक सेकंड देखें, जो देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, लेकिन लोग देवी देवता के लिए एक अन्न, दही और मछली लाते थे। देवताओं के लिए भी अन्न, मछली और दही लाते थे। पुराने ज़माने में कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। ये साक्ष्य भी मिले हैं कि कुछ मंदिर होते थे तो उनकी जो फर्श होते थे, फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें भी जमी हुई मिली है। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुपालन का स्वामी माना जाता है। जो आराध्य देव होता था, पशुपालन का स्वामी भी उसको मानते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं के बदलने की प्रक्रिया, तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सब वहाँ पे किए जाते थे। ठीक, घर परिवार के ऊपर से स्तर, व्यापक स्थापक और व्यापारियों की नियोजितता, अन्न, हल जोतने, रोटी और जौ की शराब, मछली आवंटन, वितरण आदि सब इसमें एक मंदिर के ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप में बढ़ा लिए। सब मंदिर के क्रियाकलाप में किए जाते थे। मुख्य शहरी संस्था का रूप उसने ले लिया और इस तरह एक शहरीकरण का विकास भी मंदिर के आसपास होने लगा। ठीक है, यह उम्मीद है मुझे ये आपको समझ आया। अब देखते हैं आगे। इसमें हमने बात की है कि मंदिर के आसपास जो शहरीकरण हुआ वो कैसे हुआ। तो आप इसको एक बार ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, मंदिरों में लोग बाग दही, अन्न और मछली
चढ़ा देते। तो मंदिरों के फर्श के आसपास में भी आपका हड्डियों के काफ़ी ढांचे मिले हैं। उससे क्या हुआ, उसके आसपास लोग आकर बसने लगे तो इस तरह शहरीकरण का वहाँ पे विकास भी होने लगा। ठीक है, ये भी इसमें बात की गई है। अब देख सकते हैं, ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि के कई संकटों ज़मीन से गिर जाती थी। उपजाऊ होने के कारण भी वहाँ पे कृषि के बहुत संकट थे। फरात नदी प्राकृतिक धाराओं, तो किसी वर्ष तो ज़्यादा पानी बह जाता था, फसलों को डुबा देता था, कभी कभी अपनी धाराएं रास्ता बदल देती थी। जो फरात नदी की हमने बात की गई है, कभी कभी तो इनमें बाढ़ के कारण इतना पानी आ जाता था कि फसलें ही डूब जाती थी, और कभी कभी इसमें पानी की इतनी कमी आ जाती थी कि अपनी धाराएं बदल लेती थी। तो ऐसी समस्या वहाँ पर देखने को मिली है, जिससे कारण क्षेत्र सूखा रह जाता था। जैसे कि पुरातात्विक अभिलेखों से हमें पता भी चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसी समस्या को देखकर मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनर्स्थापित किए जा रहे हैं। तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रह जाते, उनके आसपास जलधारा इतना नहीं पहुंच पाता। ठीक है, देखते हैं आगे। इससे आप सीखने की कोशिश करिए क्या इसमें दिया है। राइट, जिनका एनसीईआरटी बेस बहुत कमज़ोर है उनके लिए क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, और जो अपना जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट से बूस्ट करना चाहते हैं जीएस को, उनके लिए भी क्लास बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। और जो एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं, मेरे स्टूडेंट दोस्त जो जितने भी हैं, जो कक्षा 11th में पढ़ते हैं, कक्षा 11 में हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनके कंसेप्ट भी एकदम बेहतरीन होने वाले हैं क्लास के लिए। तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं आगे। ज़्यादा पानी खेतों में ले जाते थे, धारा के नीचे बह जाने से बसे गांव को पानी नहीं मिल पाता था। ठीक है, धारा के नीचे बसे हुए जो गांव थे, तो वहाँ पर पानी ही नहीं जब मिलता था। ये लोग हिस्से की सारणी में गाद मिट्टी ही नहीं निकालते थे। ठीक है, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वाले को पानी नहीं मिल पाता था। ठीक है, ऊपर वाले इसका फ़ायदा उठा लेते थे। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन पानी के लिए बार बार झगड़े हमेशा समस्या देखने को मिलती रही। आज भी समस्या चलती रहती है ऐसे, तो जल विवाद को लेकर तो ऐसी कोई पुरानी सभ्यता नहीं है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आज भी जल विवाद को लेकर झगड़े होना, राज्यों के बीच में भी ये बात कर लेते हैं, लोगों के छोटे राज्यों के बीच में भी हमेशा विवाद रहते हैं। ठीक है, जैसे कावेरी नदी को लेकर केरल तमिलनाडु हमेशा से विवाद रहा है। ठीक है, किन बेतवलिंग परियोजना को उत्तर प्रदेश के बीच में तो समझौते को लेकर, तो ऐसी बहुत सी नदियाँ भारत में भी है जिनमें हमेशा विवाद को लेकर कारण बना हुआ है। ठीक, उनको भी आपको जानना चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो मुखिया लड़ाई में जीतते थे, अपने साथी और अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे। ऐसे समूह से लोगों के बंदी बनाकर साथ ले जाते थे और चौकीदार या नौकर बनाकर लेते थे। ठीक है, इस प्रकार अपने प्रभाव और अनुयायियों, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, आगे दिया है इसमें, अपने प्रभाव अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे और विजयी होने पर ये लोग नेता स्थायी रूप से समुदाय का मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है कल चले जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू करा, और फलस्वरूप नई नई संस्थाएं परिपाटियाँ स्थापित हो गई। इस समय के विजेताओं मुखियाओं कीमती भेंटों देवताओं को शुरू उसने कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों और सुंदरता बढ़ती गई और लोगों को उत्कृष्ट और पत्थरों के धातुओं लेके से भेजा गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पानी को लेकर झगड़े होते थे, तो झगड़ों में अक्सर जितना झगड़ा लंबा होता था, तो जो मुखिया होता था वही उसमें जीतता था। जीतने के बाद में जो जीत का रुपया था वो अपने साथियों के साथ वो बांट लेता, जो हारता था उसको बंदी बना लेता था, अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता था। ठीक है, तो इसमें यही बात इसमें कही गई है। तो इस तरीके से आप शहरीकरण के बारे में जानने की कोशिश करें आज के तालमेल को लेकर। हर पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के ऐसे दौर की कल्पना आप कर सकते हैं जिसमें मुखिया ने लोगों को ग्रामीण के आसपास बसने वालों को प्रोत्साहित किया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। जो मुखिया होते थे
उन्होंने अपने आसपास के बस्ती बसानी शुरू करी, जिससे कि ज़रूरत जब पड़े लड़ाई झगड़े में तो तुरंत इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे कर सके, इसमें लिखा भी है। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। जब एक अभी ग्रुप में रहेंगे, एक संगठन के रूप में रहेंगे, तो एक सुरक्षा भी उनको महसूस होगी। ठीक है। उरुक उन दिनों सबसे पुराने नगरों में एक था। ठीक है। उरुक की बात यहाँ पे की गई है कि उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक रहा है उरुक। हमें सशस्त्र वीरों और हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। सावधानी पूर्वक परीक्षण पता भी लगाया है। जो आपका खगोलविद है उन्होंने इसका पता भी लगाया है। पुरातत्ववेत्ता कह सकते हैं आप उनको, पुरातत्ववेत्ताओं ने इनको पता भी लगाया सर्वेक्षण करके। तो 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास एक उरुक नगर, जो कि 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार वहाँ पे हुआ, उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो से नगर से 2 गुना था। ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, जो उरुक नगर था वो आपका मोहनजोदड़ो से लगभग 2 गुना ज़्यादा था। ठीक है। उल्लेखनीय तथ्य है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। देखते हैं आगे इसमें, इसके नगर की आगे देखें। इसकी रक्षा के लिए चारों ओर काफ़ी पहले से एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। प्राचीर मतलब एक दीवार, उसको सुरक्षा देने के लिए एक पहले से चारों ओर एक लंबी चौड़ी प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व बनाए रखा। उस दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था। ठीक है। 2800 के आसपास तक जब आया तो 400 हेक्टेयर तक, उसका 250 से 400 हेक्टेयर तक उसका एरिया बढ़ चुका था। तो युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। जो वहाँ पे युद्धबंदी थे और स्थानीय लोग थे, वे एक अनिवार्य रूप से मंदिर का और प्रत्यक्ष रूप से शासक का भी काम करते थे। कृषि कर भले ही न देखो कृषि कर भले ही न देना पड़े, कृषि कर मतलब होता है एग्रीकल्चर पर टैक्स, भले ही उसको ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी ही राशन सूचियाँ मिली हैं जिनसे काम करने वाले लोगों के लिए नामों से उनके आगे अनाज, कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। तो इसमें आप कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोल सकते हैं आप। इसमें है कि लोगों को बंदी बनाकर टैक्स भले ही ना दो, लेकिन काम करो, अनाज लो, अपना जीवन व्यतीत करो। तो ये परंपरा वहाँ पे चली है। ठीक है। तो जाननी चाहिए आपको इस परंपरा के बारे में। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। ठीक है। एक अनुमान ऐसा लगाया है कि इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने में 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। तो ऐसा अनुमान है, ऐसा कुछ साक्ष्य इसमें नहीं दिया है। शासक हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, खनिज खोदने और खनिज को लाने के लिए, मिट्टी से ईंटें तैयार करने, मंदिर में लगाने और मंदिर जाकर उपयुक्त सामान में लगे जुटे रहे। तो इस तरह का भाई सामान लाना, ईंटें बनाना, खनिज धातु लाना, पत्थर खोदना, तो सब ये उसी में आपका आ जाता है। जो इसमें आपके 10 साल लगे हैं तो उसी में सब आ जाता है। ठीक है। देखें आगे। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी, शंकु कोण बनाने, पकाने काम में लगाया जाता था। शंकु को विभिन्न रंग के जिससे कि वे आपका विभिन्न रंगों को सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला में भी उच्च कोटि की सफलता वहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ से मूर्तिकला के क्षेत्र में भी वहाँ से उच्च कोटि की जो सफलता है प्राप्त हुई है। इस कला के सुदूर में नमूने आसानी से उपलब्ध होने की चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। ठीक है। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, ये आपको जानना चाहिए। तभी एक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन वहाँ पे देखने को मिला। शहरी अर्थव्यवस्था के अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ वह था कि कुम्हार के चाक का निर्माण। उसी के दौरान कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ। आगे चलकर चाक से कुम्हारी कार्यशाला एक बड़े स्तर पर फैल गई। ठीक है। बर्तन बनाए जाने लगे। देखिए इधर क्या दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके वीडियो को। स्टोन एज के बारे में एक शिलालेख में दिया गया, इसको आप देख सकते हैं इजीली। अब आ जाते हैं मोहर।
मोहर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इससे हमें एक सही और प्रमाणित साक्ष्य की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मोहर एक शहरीकरण और शिल्प करती रही है। ठीक है, भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छेदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार लगातार चित्र बनता जाता था और अत्यंत एक कुशल कारीगरों के द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी ऐसे लेख हमें प्राप्त होते हैं जो मालिक का नाम हो गया, उसके इष्ट देव का नाम हो गया, उसकी पद स्थिति हो गया, कपड़े की गठरी, बर्तन, मुँह को चिकनी मिट्टी से लिप पोत कर मोहर बनाई जाती होती थी। तो इस तरह की इससे गठरी या बर्तन में रखी गई वस्तुओं को मोहर लगाकर एक सुरक्षित किया जाता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी हुई पट्टिका पर लिखे गए घुमाया जाता था तो मोहर अपनी एक प्रमाणिक प्रतीक बन जाती थी और सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत में प्राचीनतम जो मोहरें पाई गई हैं वो पत्थरों की होती थी, लेकिन मेसोपोटामिया में 17वीं शताब्दी में सबसे पहले 17वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले बेलनाकार मोहरें वहाँ से मिली हैं। चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। भारत में जो मिली है पत्थरों से मिली है, लेकिन वहाँ पे मिली है गीली मिट्टी से बनी हुई। राइट, तो ये भी आपको जानना चाहिए फ़र्क क्या रहा है। तो फ़र्क यही रहा है, कुछ मोहरे के चित्र इसमें दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं इजी। कल हम बात करेंगे शहरीकरण के जीवन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू।